गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है कि हम ह्यूमन डिजीज मीन्स मानव रोग पढ़ रहे थे और आज हम लगभग इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को फिनिश ही करते हैं। लास्ट जो हमने पढ़ा था रेबीज का पढ़ा था, उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट जो डिजीज है वो इबोला है। इबोला रोग का भी नाम है, मीन्स डिजीज का नाम भी इबोला ही है। और ये किससे फैलती है? तो सबसे पहला पॉइंट होगा ये किससे फैलती है? वायरस। वायरस की यदि मैं बात करूं तो किससे फैलती है? ये विषाणु वायरस से। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा है कि इबोला किससे फैलती है? वायरस से, बैक्टीरिया से। किससे फैलती है? वायरस से। दूसरा पॉइंट यदि देखा जाए तो इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। सबसे पहले ये वर्ष 1876 में देखा गया। कहां पे देखा गया? सूडान तथा कांगो। सूडान तथा कांगो। दूसरा पॉइंट यदि हम यहीं से उठाएं तो ये तो हमारे पास डाटा हो गया। सबसे पहला पॉइंट इबोला किससे फैलती है? वायरस से। यदि उस वायरस का नाम देखें तो उस वायरस का नाम भी क्या है हमारे पास? इबोला। इबोला जो डिजीज है वो उसी वायरस के नाम से ही है। इबोला वायरस बोल दो, इबोला डिजीज बोल दो। कहां पे सबसे पहले कहां पे देखी गई? वर्ष 1876 में सूडान तथा कांगो। अब इसके बाद यदि हम देखें कि इसके पीछे लक्षण क्या था कि ये एक सुअर फार्म के नजदीक, एक सुअर फार्म के नजदीक सबसे पहले क्या हुई थी? ये स्टार्ट। क्लियर हो गया। अभी यदि मैं बात करूं कि भारत में इसके कोई भी अभी तक लक्षण नहीं देखे गए हैं, तो सिंपल सी बात, इबोला किससे फैलती है? वायरस से। वायरस का नाम क्या हो गया? इबोला वायरस है। सबसे पहले कब देखी गई? 1876 में। किसमें? सूडान तथा कांगो में। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इसके पीछे लक्षण क्या देखा गया था कि एक सुअर फार्म के नजदीक, क्योंकि सुअर के पास, फार्म के पास बहुत ज्यादा गंदगी होती है, क्योंकि सुअर सबसे ज्यादा जो उसका ईटेबल पदार्थ होता है, खाने योग्य होता है, तो वो कौन सा होता है? सबसे ज्यादा गंदगी में ही सुअर क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो अब हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी आ रही है। क्या होती है? मलेरिया। और डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मलेरिया के बारे में, क्योंकि अब इस लेक्चर के दौरान भी आप समझ जाओगे कि हम इसके कुछ तो डाटा है, बहुत ज्यादा डाटा भी पढ़ेंगे, फिर बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी वैक्सीन भी अभी आपने देखा होगा कि क्लोरोक्वीन के नाम से कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन टाइप रूप से प्रयोग की थी। और उसका जर्नल नेम क्या होता है? कुनैन होता है। और वो कुनैन किसकी वैक्सीन होती है? मलेरिया। अब इस पे आते हैं। प्रतिवर्ष सबसे पहले हम डाटा करेंगे, उसके बाद बीमारी में आएंगे। प्रतिवर्ष भारत में 30 करोड़ लोग, कितने लोग? 30 करोड़ लोग मलेरिया से संक्रमित होते हैं, मीन्स मलेरिया होता है। ये डाटा अप्रोक्सीमेट होते हैं, लगभग होते हैं कि प्रतिवर्ष भारत में 30 करोड़ लोग मलेरिया से संक्रमित होते हैं, जिसमें से 20 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। 20 लाख की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पहला डाटा कंपटीशन से या फिर आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी होना चाहिए कि मलेरिया क्या होती है। मलेरिया जो बीमारी होती है उससे प्रतिवर्ष कितने लोग? 30 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं भारत में, जिसमें से 20 लाख लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट यदि हम देखेंगे, सबसे पहले वर्ष 1827 में मैकुलोस नामक एक साइंटिस्ट था, जिसने सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? मलेरिया शब्द। डियर स्टूडेंट्स, हर पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन के रूप में कंपटीशन में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि वर्ष 1827 में मैकुलोस नामक एक साइंटिस्ट था, ये वैज्ञानिक का नाम है, जिसने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? मलेरिया शब्द का। प्रतिवर्ष भारत में 30 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं, जिसमें से 20 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले वर्ष 1827 में मैकुलोस ने मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। दूसरा पॉइंट आता है कि वर्ष 1880 में एक साइंटिस्ट दूसरा आया था, जिसका नाम क्या था? लेवरोन। क्या नाम था? लेवरोन, जिसने मलेरिया के प्रतिजीवी की खोज की। ध्यान रहे, जिसको प्रतिजीवी समझने में दिक्कत हो, लैंग्वेज की दिक्कत हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। सबसे पहले वर्ष
1980 में लेवरोन ने प्रतिजैवी की खोज की। किस प्रतिजैवी की? मलेरिया के प्रतिजैवी। कि मलेरिया किससे फैलता है? प्रतिजैवी से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। उसकी खोज सबसे पहले वर्ष 1880 में किसने की थी? लेवरोन ने। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट टू पॉइंट चलना है, इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस एक सिंगल डिजीज के ऊपर कि क्या हो गया मलेरिया किससे। मलेरिया क्या होती है? प्रतिवर्ष कितने लोग संक्रमित होते हैं? 30 करोड़, जिसमें से 20 लाख की मृत्यु होगी। फिर क्या हुआ कि वर्ष 1827 में साइंटिस्ट का नाम मैकुलोस किसकी शब्द की खोज की? मलेरिया शब्द की। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकुलोस ने। कब किया? वर्ष 1827 में। सेकंड पार्ट आता है कि वर्ष 1880 में लेवरोन ने मलेरिया के प्रतिजैवी की खोज की और उस प्रतिजैवी का नाम सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। ध्यान रहे कि मलेरिया के प्रतिजैवी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। समझ में है कि मलेरिया के प्रतिजैवी का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। कि मलेरिया के प्रतिजैवी की खोज सर्वप्रथम किसने की? लेवरोन ने। कब की? 1880 में। उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वर्ष 1887 में, वर्ष 1887 में किसने? रोनाल्ड रोस। किसने? रोनाल्ड रोस ने इस बीमारी का वाहक क्या बताया? मच्छर। क्या बताया? मच्छर। मीन्स कि ये जो प्रतिजैवी होता है किससे फैलता है? मच्छर से। और मच्छर का नाम क्या होता है? मादा एनाफ्लिस। क्या होता है? मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से फैलती है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे अपने आप में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं और एक पॉइंट में कम से कम 3 प्रश्न है। अब आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, ये केवल डाटा है, अभी से बीमारी के अंदर तो हम घुसे ही नहीं है, इसके इतने क्वेश्चंस तो पहले ही बन चुके हैं। क्या? सबसे पहले मलेरिया भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग संक्रमित होते हैं? भारत में प्रतिवर्ष 30 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं, जिसमें से 20 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये दोनों के दोनों डाटा किसमें होते हैं? अप्रोक्सीमेट होते हैं, लगभग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ष 1827 में मैकुलोस ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। और मलेरिया उसके बाद वर्ष 1880 में लेवरोन ने मलेरिया प्रतिजैवी की खोज की। मींस किससे? प्रोटोजोआ से फैलता है और उस प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? लेवरोन ने। कब की थी? वर्ष 1880। नेक्स्ट पॉइंट, उस प्रतिजैवी का नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट 1827 में रोनाल्ड रोस ने एक मच्छर से इस बीमारी को फैलने का कारण बताया था। किसने? रोनाल्ड रोस ने। कब? वर्ष 1827 में। और उस मच्छर का क्या नाम था? मादा एनाफ्लिस। क्लियर हो गया? क्वेश्चंस की मैं बात करूं कि जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकुलोस ने। कब किया? वर्ष 1827 में। दूसरा पॉइंट कि मलेरिया के प्रतिजैवी का क्या नाम है, या मलेरिया निम्नलिखित में से किस प्रतिजैवी से फैलता है? मलेरिया के फैलने वाले प्रतिजैवी का नाम है, ये सारे के सारे वो लैंग्वेज बता रहा हूं जो कंपटीशन के में आपसे पूछी गई है। उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, केवल क्या देखना है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रतिजैवी की खोज, मलेरिया शब्द ही हटा देते हैं कंपटीशन में, कि प्लाज्मोडियम प्रतिजैवी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लेवरोन ने। कब की? वर्ष 1880 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मलेरिया एक मच्छर के द्वारा फैलता है, सर्वप्रथम किसने बताया? किसने बताया? रोनाल्ड रोस ने। उस मच्छर का नाम क्या था? मादा एनाफ्लिस। कब बताया? वर्ष 1887। नेक्स्ट, इस बीमारी का ये तो था हमारे पास डाटा जो कि हमें याद करना होता है कि किसने हमें कब क्या चीज बताई, या फिर मलेरिया से संबंधित कितने साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या हमें डिटेल दी मलेरिया के बारे में। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास आता है कि सबसे पहले मलेरिया किससे फैलता है? प्रतिजीवी। किससे फैलता है? प्रतिजीवी। या फिर बात करें तो क्या होता है? प्रोटोजो। नेक्स्ट पॉइंट कि मलेरिया में क्या क्या दिक्कत होती है, मलेरिया में, या फिर लक्षण की बात करूं तो क्या क्या लक्षण होते हैं? तो क्या होता है? बुखार होना, सरदर्द होना, दोपहर के बाद बुखार तेज होना सबसे महत्वपूर्ण। बाकी तो क्या होता है? देखो मैं आपको बता देता हूं, जनरल जो बीमारियां होती हैं उनमें ये चीजें कॉमन होती है। कौन कौन सी? सरदर्द, बदन दर्द, बुखार, ये टेम्परेचर, बुखार का नाम हो गया टेम्परेचर अप डाउन होना, या फिर मान लो बदन दर्द करना, हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, या फिर क्या होता है? सर दर्द। ये कॉमन सभी में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि
कि दोपहर के बाद क्या होता है कि वो दोपहर के बाद मीन्स लगातार टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या इसकी वैक्सीन है, तो वैक्सीन होती है। कौन सी वैक्सीन है ये, इसका जनरल नाम क्या होता है, कुनैन। क्या होता है, कुनैन। कि मलेरिया की वैक्सीन होती है उसका नाम क्या होता है, कुनैन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि किससे बनाई जाती है, तो एक वृक्ष होता है जिसका नाम क्या होता है, सिनकोना। कौन सा होता है, सिनकोना। सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से। क्लियर हुआ। सबसे पहले मलेरिया किससे फैलता है, प्रतिजैवी से। प्रतिजैवी का नाम यदि हम यहाँ पे डालें तो फिर से डाल रहा हूं मैं कि कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया की वैक्सीन का नाम क्या होता है, कुनैन। कुनैन उसका कौन सा नाम होता है, सामान्य नाम, कॉमन नाम, जनरल नेम भी बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किससे बनाई जाती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से। क्लियर हुआ। तो मलेरिया के ऊपर हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पढ़े हैं। आज की हमारी 2 बीमारियां हो चुकी हैं। पहली थी इबोला जो वायरस से फैलती है, फिर हमने उठाई है मलेरिया जो किससे फैलती है, प्रोटोजोआ से प्रतिजैवी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है क्षय रोग। कौन सा रोग होता है, क्षय रोग। दूसरा, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, टीबी। नेक्स्ट रोग होता है, क्षय रोग होता है टीबी। सबसे पहले मैं टीबी की एक जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, टीबी केवल ये नहीं होती कि केवल लंग्स में होती है या फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, मांस में भी हो सकती है, बालों में भी हो सकती है, स्किन पे भी हो सकती है। और हमारे पास जो टीबी हमने जनरली सुनी है कि सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको भी हम दमा टीबी बोल सकते हैं। सिंपल सी बात क्या होती है कि टीबी जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक चीज बता देता हूँ जनरल आपको नॉलेज के लिए, कि कई बार चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, जरूरी नहीं होती है कि वो हमारे पास स्किन की हो। कई बार क्या होता है, ESR जो होता है वो हमारा बढ़ा हुआ हो, और बढ़ा हुआ होने के कारण, उस एलर्जी के कारण मीन्स मांस में भी कई बार क्या होता है, टीबी हो जाती है, जिससे कई बार चेहरे पे पिंपल्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। काफी मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं होते। तो अब हमारे पास जो हम टीबी पढ़ रहे हैं वो किससे फैलती है, बैक्टीरिया से। किससे फैलती है, बैक्टीरिया से, या फिर इसी को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, जीवाणु। ध्यान रहे ये दोनों वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे और कंफ्यूज होगे और आपका 1 नंबर कटेगा। जीवाणु बैक्टीरिया होता है, विषाणु वायरस होता है। जीवाणु बैक्टीरिया, विषाणु वायरस किससे फैलती है, बैक्टीरिया से या फिर किससे हो गई, जीवाणु। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका नाम क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस। ये हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप आराम से समझ जाएं। वैसे क्या होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो टीबी नाम है ना, ये ट्यूबरक्लोसिस से ही होता है। माइकोबैक्टीरियम उसकी सीरीज होती है, उस बैक्टीरिया की सीरीज क्या होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये सबसे किससे फैलती है, बैक्टीरिया से। पूरा नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो लक्षण होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं कि ये लक्षण किस कारण से हमें ये पता चलता है कि लक्षण कैसे होते हैं। देखो अब मैं एक पार्ट बताता हूँ आपको कि आपने श्वसन तंत्र का एक जनरल सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि ऐसा आपने एक डायग्राम देखा होगा। ये होता है, ये हमने यहाँ पे डायफ्राम होता है। इस डायग्राम से मैं आपको एक बार ट्यूबरक्लोसिस क्लियर कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास इसके ऊपर होती हैं, रिब्स होती हैं ऐसे फेफड़ों के ऊपर। ये हमारे क्या हो गए, फेफड़े, फुफ्फुस भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हमारे इनको लंग्स। क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं ना, इनमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। जैसे ही ये छेद किसके लिए होते हैं, ये छेद हवा को अब्सॉर्ब करने के लिए होते हैं। किसमें, वायु, जो फेफड़ों में वायु जाती है इन्हीं छेद के द्वारा जाती है, एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे ही ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, ये होता है एक डायफ्राम। मैंने आपको इसमें वीडियो भी मिलेगा श्वसन तंत्र का, उसमें भी मैंने एक डायग्राम से समझाया हुआ है, उससे भी समझ सकते हो। जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो फेफड़े क्या होते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण क्या होता है, जो इनके छेद होते हैं, इस छेद में से हवा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मीन्स ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ये ऊपर की तरफ वापस मूव करता है
तो फेफड़ों का आकार कम हो जाता है, कम होने के कारण सारी हवा क्या होती है फेफड़ों से निकल जाती है। टीबी में क्या होता है कि जो माइकोबैक्टीरियम होता है ये इन छेद को ब्लॉक कर देते हैं। छेद को ब्लॉक, देखो पहले आपने डायग्राम में देख रहे थे छेद की संख्या ज्यादा थी, अब वो छेद क्या हो गए, ब्लॉक हो। अब पहले हवा ज्यादा भरी जा रही थी फेफड़ों में, अब हवा क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। मीन्स अब हमें यदि ऑक्सीजन की पूर्ति करनी होती है तो हमें जल्दी जल्दी सांस लेने होते हैं, उसी को हम टीबी बोल देते हैं। तो क्या हो गया, लक्षण में क्या हो गया कि सांस लेने में तकलीफ। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास सांस जल्दी फूल जाता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि हमें भार में अत्यधिक कमी, भार में अत्यधिक कमी। आपने काफी पेशेंट्स आपके सराउंडिंग में देखे, टीबी होने के बाद जस्ट 15 से 20 दिन के ही अंदर उसका भार इतना कम हो जाता है कि बहुत दुबला पतला हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, त्वचा काली हो जाती है। त्वचा क्या हो जाती है, काली। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया कि इसके लक्षण हो गए, किससे फैलता है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के लक्षण हमने पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि कैसे लंग्स के अंदर छेद होते हैं, छेद होने के बाद इनकी रुकावट हो जाती है, रुकावट होने के बाद जितनी, जैसे कि मैं बात करूं इनका स्पंज स्ट्रक्चर होता है। आपने स्पंज वाला रसगुल्ला देखा है जो मोटा होता है, उसको जब हम दबाते हैं तो पूरा रस क्या आ जाता है, उसमें बाहर आ जाता है। जैसे ही हम उसको वापस रस में छोड़ते हैं तो रस दोबारा से ग्रहण कर लेता है। ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है, हमारे फेफड़ों का, कि जैसे ही इनके ऊपर कंप्रेस किया जाता है तो सारी हवा कहाँ निकल जाती है, बाहर। जैसे ये खुलते हैं, मीन्स एक्सटेंड होते हैं, बड़े होते हैं, तो क्या होती है, हवा इनके अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही हवा इनके अंदर जाती है वो छेद में से जाती है, और वो छेद यदि किसी भी कारण ब्लॉक हो जाए तो हवा जाने का रास्ता भी क्या हो जाता है, कम, और हवा भी क्या हो जाती है, कम। नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी वैक्सीन होती है, और वैक्सीन होने के कारण इसकी वैक्सीन कौन सी होती है, इसमें टीबी डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, और दूसरा क्या होता है कि बीसीजी के टीके लगवाए जाते हैं। बीसीजी के टीके लगवाए जाते हैं। बीसीजी का पूरा नाम बाइसेल्स कालमेट ग्रेन। क्या होता है, बीसीजी के टीके लगवाए जाते हैं, और किसका प्रयोग किया जाता है, डॉट्स का। बाइसेल कालमेट ग्रेन, इसका क्या नाम होता है, पूरा नाम होता है। तो टीबी की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारी डिजीज आज हमने पढ़ी है कौन सी है, इबोला। दूसरी हमने पढ़ी है मलेरिया, और तीसरी हमने क्या पढ़ी है, ट्यूबरकुलोसिस। और तीनों की तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। इबोला को यदि छोड़ दिया जाए, तीनों में से यदि मैं ग्रेडिंग दूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मलेरिया है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और फिर क्या होती है, टीबी होती है, फिर हमारी क्या हो गई, इबोला। क्लियर, थैंक यू।